सो स्टूडेंट, आइए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा केमिकल चेंज किसे कहते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज से पहले समझेंगे। केमिकल चेंज किसे कहते हैं, ऐसा चेंज जिस चेंज में कोई नया सब्सटेंस फाउंड कर होता है और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। अगर नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहा जाता है। और फिजिकल चेंज में ऐसा चेंज होता है जिनमें नया सब्सटेंस फाउंड तो होता है बट उसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट नहीं होती, इसके सिमिलर ही मानी जाती है। अब ये समझते हैं केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो अगर इजिली डिफरेंशिएट करेंगे, इजिली इसको डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। नया सब्सटेंस बन रहा है इसलिए किसी भी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या तो अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफाइन इसको करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होगी, लिख सकते हैं इसको व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine with each other or react with each other to form a new substance of different properties, is known as chemical reaction। फिर से देखिए, when two or more substance combine with each other, two or more molecules combine with each other to form a new substance of different properties। अगर हम टू और मोर सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं, एग्जांपल में लिया जाए मैग्नीशियम react with oxygen to form magnesium oxide। अगर हम टू और इससे भी मोर सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। इस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फिर से डिफिनेशन देखिए इसकी, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर मॉलिक्यूल्स react with each other, combine with each other to form a new substance of different properties, this process is known as chemical reaction। this process is known as chemical reaction। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अभी हम पढ़े केमिकल रिएक्शन, जब टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होंगे, टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो एक नया सब्सटेंस बनता है। इस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है, यही तो केमिकल चेंज होता है। अभी बताया कि अगर सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है, नया सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट माना जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल के फॉर्म में एक इक्वेशन बना करके राइट कर देते हैं, दैट इज केमिकल इक्वेशन। कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शन is represented in the form of equation by the representation of their symbols। this is known as chemical equation। या इसको अपने तरीके से डिफाइन करिएगा और राइट कर लीजिएगा। द
symbolic representation of the symbolic representation of reactant and product, symbolic representation of reactant and product in a chemical reaction in the form of equation is known as chemical equation। किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करने के लिए हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जो इनमें रिएक्शन दिया गया है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहा जाता है। आप इसको ध्यान दीजिए कि जो दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे थे दैट इज रिएक्टेंट और जो न्यू सब्सटेंस बन रहा था दैट इज प्रोडक्ट। अगर ये जो रिएक्टेंट दिया गया है इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे। डिफाइन करने का बिल्कुल आसान तरीका यह है क्या, कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, इस केमिकल रिएक्शन में जो दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं वही क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो डिफाइन इसको कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन दो सब्सटेंस विथ कंबाइन विथ they combine with each other, this substance is known as reactant। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहा जाता है। या किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और भी आसान तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस which take participate in a chemical reaction, this substance is known as रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और प्रोडक्ट को डिफाइन करने का आसान तरीका क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन, द न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन, दिस न्यू सब्सटेंस इज नोन एज प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन, this new substance is known as product। the substance which take part in a chemical reaction, this substance is known as reactant। the new substance obtained by a chemical reaction, this new substance is known as product। अब किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इसके सिंबल के फॉर्म में, इसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, अगर राइट कर दिया जाता है तो इसी सिंबल के फॉर्म में राइट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। एग्जांपल देखिए इसका, अगर हम आपसे कह दें मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, magnesium combine with oxygen to form magnesium oxide, magnesium oxide। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, दोनों कंबाइन होंगे क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा, उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको उसके सिंबल के फॉर्म में एक इक्वेशन बना करके राइट कर देते हैं। इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। किसी केमिकल इक्वेशन को राइट करने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या आवश्यकता होती है किसी केमिकल इक्वेशन को राइट करने के लिए, जिनमें से पहली कंडीशन देखिए, केमिकल इक्वेशन को राइट करने का पहली कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करने के लिए हमें जानना ये होगा कि इस केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका सिंबल या उनका फार्मूला हमें याद होना चाहिए।
अगर उसका सिंबल, उसका फार्मूला हमें याद रहेगा तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करने के लिए हमें क्या जानना होगा, उसका सिंबल या उनमें जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या जानेंगे हम, फर्स्ट इज वी नो द गिवन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द फार्मूला गिवन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो उनमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया गया है उनका क्या जानना होगा, फार्मूला या उसके सिंबल जाने होंगे। सेकंड पॉइंट, किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करते टाइम हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगाएंगे, ऐसा एरो। इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच जो एरो लगेगा उस एरो का जो हेड होगा, हेड प्रोडक्ट के साइड रहेगा और इसका टेल कहाँ रहेगा, रिएक्टेंट के साइड रहेगा। इसका हेड रिएक्टेंट के साइड रहेगा, इसका प्रोडक्ट कहाँ रहेगा, सॉरी इसका टेल रिएक्टेंट के साइड रहेगा, इसका हेड प्रोडक्ट के साइड रहेगा। जो एरो हम यहाँ बनाएंगे उस एरो का हेड प्रोडक्ट के साइड और इसका टेल रिएक्टेंट के साइड। थर्ड पॉइंट, हमें इनमें यह जानना होगा कि जो इनमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करने वाले सॉलिड स्टेट में दिए गए हैं तो वो उनके एटम के फॉर्म में या एलिमेंट के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सब जब भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो ये किस फॉर्म में रहेंगे, एटम के फॉर्म में रहेंगे या एलिमेंट के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अगर पार्टिसिपेट करने में कोई गैस पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो किस में रहता है, वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl2, O2, H2, N2, ये सब किस फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहते हैं। अगर कोई सॉलिड पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो एटम या एलिमेंट के फॉर्म में रहता है। और जब हम रिएक्टेंट लिखते हैं और प्रोडक्ट लिखते हैं तो इन दोनों के एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होता है और राइट साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो जो रिएक्टेंट लिखा जाएगा, अगर रिएक्टेंट 2 है, 3 है, 4 है, कई सारे एटम या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। प्लस साइन से इसको दोनों को कंबाइन कर देते हैं। सेम एज प्रोडक्ट में भी ऐसा ही करते हैं। दोनों को कंबाइन करने के बाद अगर 1 सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहे हैं तो एक ही लिख सकते हैं, ठीक। अगर 2 हो रहा है, 2 से मोर हो रहे हैं, तो सेम है जैसे यहाँ प्लस लगाते हैं दोनों रिएक्टेंट के बीच में, ऐसे ही दोनों प्रोडक्ट के बीच में भी हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इतनी बातें हमें पता होंगी तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को राइट करते टाइम हमें यह ध्यान देना होगा, हमें यह पहले आना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें उनका फार्मूला क्या होता है या उनका सिंबल क्या होता है। सेकंड पार्ट, हमें यह जानना होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को एक दूसरे से लिखते टाइम दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, एक एरो लगाएंगे। एरो का हेड रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में होगा और इसका टेल रिएक्टेंट साइड में होगा। और अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी एलिमेंट या सब्सटेंस हैं, अगर वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट दिए गए हैं तो वो उसको कैसे लिखेंगे, एलिमेंट फॉर्म में, एटम फॉर्म में लिखा जाएगा। एग्जांपल में सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जब भी ये सब पार्टिसिपेट करेंगे तो ये अपने एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिसिपेट करने वाले गैसियस स्टेट में दिए जाएंगे तब उनको हम उसके किस फॉर्म में राइट करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स फॉर्म में राइट किया जाएगा। एग्जांपल में Cl2, O2, H2, N2 एटसेट्रा इन सब फॉर्म में किया जाएगा। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिखते टाइम अगर 2 सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, दोनों को प्लस साइन से ज्वाइन करेंगे। सेम एज प्रोडक्ट को भी ऐसे ही ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाएगा इसको भी हम देख लें। किसी केमिकल इक्वेशन को
कैसे हम ज़्यादा समझेंगे, कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, उसको समझ लीजिए। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाए, हमें यह समझना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। अभी आपको बताया गया कि केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट एरो के लेफ्ट साइड होते हैं और प्रोडक्ट एरो के राइट साइड होते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट एरो के लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट एरो के राइट साइड प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर इनमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ऐसे ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 रिएक्टेंट जो दिया गया है, अगर ये गैसियस फॉर्म में दिया गया है तो इसको यहाँ इन सबके नीचे गैस लिख देंगे, मतलब G से रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम एज अगर प्रोडक्ट में भी ऐसा मिल रहा है तो हम प्रोडक्ट में भी क्या लिख देंगे, गैस लिख देंगे। अगर पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में दिए गए हैं तो कैसे लिख देंगे, गैस से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर लिक्विड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम है प्रोडक्ट में भी ऐसा ही किया जाएगा। पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में दिए गए हैं तो जी से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसके नीचे जी से राइट कर देंगे स्मॉल जी। सेम है अगर यहाँ सॉलिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर पार्टिसिपेट करने वाले लिक्विड में है तो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो पहला पॉइंट था हमारा मोर इन्फॉर्मेटिव में। अगर इन दोनों को दोनों रिएक्शन होने में, दोनों को कंबाइन होने में कुछ टेम्परेचर लग रहा है तो इस टेम्परेचर को इस एरो के ऊपर राइट कर देते हैं। एरो के ऊपर क्या लिख देते हैं, टेम्परेचर को राइट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर एथिलीन गैस से हाइड्रोजन कंबाइन होकर एथेन बनाने में 2 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लग रहा है तो क्या करेंगे, उसको इस एरो के ऊपर राइट करेंगे। अगर इनको होने में कुछ प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर को इस एरो के नीचे राइट कर देते हैं। एग्जांपल में 500 एटीएम अगर लगेगा तो क्या करेंगे, इस एरो के नीचे लिखेंगे। अगर इनको होने में कोई कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस कैटलिस्ट को भी इसके ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए निकल कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस एरो के ऊपर राइट कर दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है। मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने में अगर पार्टिसिपेट करने वाले गैस दिए गए हैं तो जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लिक्विड है तो एल से, सॉलिड है तो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको इसके नीचे लिख देंगे या तो इसको बगल लिख देते हैं। ठीक है, अगर जितना भी टेम्परेचर लग रहा है इसको होने में, उस टेम्परेचर को इस एरो के ऊपर राइट करते हैं। जितना प्रेशर लग रहा है एरो के नीचे राइट करते हैं। जो कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस कैटलिस्ट को एरो के ऊपर राइट किया जाता है। अगर इक्वेशन बनने में गैस रिलीज हो रहा है, रिएक्टेंट के फॉर्म में गैस बन गया और गैस निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए H2SO4 रिएक्ट विथ जिंक और जिंक हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो गैस के बगल में कुछ ऐसा एरो बनाएंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस बाहर निकल रही है। अगर कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है तो क्या करेंगे, उस एरो को कुछ इस साइड दिखा देंगे। इससे यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, सॉलिड बन रहे हैं। इतना कंफर्म हुआ। आइए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना समझे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बैलेंस रहते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल रहते हैं तो हम कहते हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, रीजन क्या है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, हमें ये समझना है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का रीजन क्या है वो समझ लीजिए आप। सबसे पहले 9th में आप पढ़े थे, एक लॉ आपको मिला होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 9th में 2 ही लॉ पढ़े थे, होता कुल 5 लॉ है, लेकिन आप पढ़े थे 2 लॉ। कौन सा पढ़े थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th में आपको ये लॉ मिला होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था? एमवी लोमोनोसॉव या एंटोनियो लेवेसियर ने दिया था इसको। लेवेसियर के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होता है? इक्वल होता है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। या ऐसे भी आप पढ़े थे एमवी लोमोनोसॉव के अकॉर्डिंग कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होता है? सेम होता है। सपोज करिए एक आपको दे दिया जाए, अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे दिया जाए H2SO4 प्लस Na, कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2। सब बन गया। आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट दिया गया है इनमें सोडियम एटम कहाँ है? सिंगल है। राइट साइड में 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब इसको बैलेंस करने का रूल कहीं होता है, और ये भी आप जान लीजिएगा, कोई केमिकल इक्वेशन रहता है तो पहले से बैलेंस रहता है, ठीक है, लेकिन उसको हम लिखते हैं अनबैलेंस में, बट रिएक्शन करेंगे तो बैलेंस रहेगा। रिएक्शन करेंगे तो बैलेंस रहता है, राइट करते हैं तो बैलेंस नहीं होता है, उसको बैलेंस करते हैं हम। बैलेंस करने का रीजन क्या होता है हम जानते हैं, ऐसा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ऑलवेज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर रहते हैं। हमें इसको बैलेंस इसीलिए किया जाता है, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का रूल क्या होता है वो देख लीजिए। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइम में